हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के सेशन को, हमारे डेली करंट अफेयर की सीरीज को। यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं 26 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिएगा, आराम से सुनिएगा, रिलैक्स होकर सेशन को देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। पीडीएफ और डेली करंट अफेयर का मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहां मिलेगा आपको? क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर। तो चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को। तब तक हम चलेंगे 26 दिसंबर के करंट अफेयर के हमारे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। देखें, भारत में रोलिंग बजट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यहां पर बात की जा रही है रोलिंग बजट फ्रेमवर्क की। तो इसे लागू करने वाला, इसे अपनाने वाला देश का पहला राज्य बनने वाला है मध्य प्रदेश राज्य। आंसर हो जाएगा आंसर सी। पहले तो हमको यह समझ में आना चाहिए कि रोलिंग बजट प्रणाली एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, जब रोलिंग बजट प्रणाली की बात की जाती है ना, तो यहां पर 3 साल के बजट का फ्रेमवर्क रखा जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम एमपी की बात करते हैं तो एमपी इसको शुरू करेगा 2026-27 के बजट से। मतलब अब जो बजट आने वाला है एमपी का, वो एक रोलिंग बजट होने वाला है, जिसमें क्या किया जाएगा, 2026-27 का एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा। किस बजट, किस योजना में, किस स्कीम में कितना पैसा खर्च किया जाएगा, और साथ ही साथ 2027-28 और 2028-29 आगे के 2 साल का भी फ्रेमवर्क दिया जाएगा। एस्टिमेटेड बजट बताया जाएगा आगे के 2 और सालों का। मतलब टोटल 3 साल के बजट के बारे में यहां पर बात की जाएगी। तो इसे कहा जाता है रोलिंग बजट। तो एमपी के जो डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर है वर्तमान में, जगदीश देवड़ा। अच्छा, सीएम कौन है एमपी के? तो सीएम है मोहन यादव, है ना। और इसके अलावा डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर हैं जगदीश देवड़ा। तो इन्होंने अनाउंस किया है कि 2026-27 के बजट से एमपी रोलिंग बजट लाने वाला है। मतलब 3 साल के बजट का एस्टिमेट दिया जाएगा। अब आप बोलेंगे सर इसकी जरूरत क्या है, इसका फायदा क्या है? तो देखिए, काफी सारे फायदे देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म प्लानिंग में मदद मिलती है ना। जब 3 साल का एस्टिमेट लगाया जाता है तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में मदद मिलती है। जो भी बिजनेस सेक्टर हैं, जो भी कॉरपोरेट सेक्टर है, उनको पता होता है कि 3 साल गवर्नमेंट का एमपी में प्लान क्या है, जो भी रोलिंग बजट ला रहा है उसका प्लान क्या है। तो इससे क्या होता है, एक तो ट्रांसपेरेंसी मिलती है, क्लियरिटी मिलती है कि आगे हमारे सेक्टर को कितना ज्यादा बूस्ट गवर्नमेंट देने वाली है आगे आने वाले सालों में। तो 2-3 साल की प्लानिंग मिल जाती है। इसके अलावा बजट को और ज्यादा बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन, ग्रोथ, रेवेन्यू चेंज ये होता रहता है। तो समय समय पर बजट को रिवाइज भी किया जा सकता है। अब जब 2026-27 का बजट लाया जाएगा तो उसमें 2027-28 और 2028-29 ये टाइम पीरियड का एस्टिमेट बजट दिया जाएगा। और इसके अलावा जब 2028-29 का 2027-28 का बजट लाया जाएगा तो फिर 1 साल और ऐड किया जाएगा, 2029-30 के बजट की प्लानिंग भी बताई जाएगी। तो इस तरीके से जो रोलिंग बजट होता है 3 साल तक चलता है ना। 3 साल का एस्टिमेट दिया जाता है। स्कीम्स को इंप्रूव करने में भी मदद मिलती है कि कौन सी स्कीम में कितना पैसा कम हमने लगाया है, कितना ज्यादा लगाया है, या फिर कहां पर कितना खर्च करना चाहिए गवर्नमेंट को। सिटीजन जो रहते हैं उनको भी क्लियरिटी आती है, एक्सपर्ट एडवाइस यहां पर ली जाती है। तो इसका भी फायदा बजट में होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि जो कॉरपोरेट्स होते हैं, जो कंपनीज होती है, उनको अच्छी क्लियरिटी मिलती है और राज्य के लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है राज्य सरकार पर कि 3 साल का क्लियर एक बोल सकते हैं एम गवर्नमेंट ने दे रखा है रोलिंग प्लान के माध्यम से या रोलिंग बजट के माध्यम से। तो एमपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो रोलिंग बजट लाएगा। 2026-27 के बजट से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा कौन? एमपी। मध्य प्रदेश के कैजुअल फैक्ट देख लेते हैं। तो एमपी की कैपिटल है भोपाल, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट। गवर्नर है मंगूभाई पटेल, वर्तमान में एमपी के सीएम है मोहन यादव, बीजेपी गवर्नमेंट है एमपी में। डिप्टी सीएम के पद पर जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला देखने को मिलते हैं, दोनों बीजेपी से। मध्य प्रदेश में अगर विधानसभा सीटों की बात करें, 230 विधानसभा की सीटें हैं। एमपी में लोकसभा की सीटें हैं 29 और राज्यसभा की सीटें हैं 11। यह बेसिक फैक्ट है, याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं।
इंटरनेशनल डे अगेंस्ट साइबर क्राइम हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट साइबर क्राइम ये मनाया जाता है 24 को। आंसर हो जाएगा आंसर ए। पूरे वर्ल्ड में साइबर क्राइम के प्रति अवेयरनेस फैलाना। अब साइबर क्राइम क्या है ना, ऑनलाइन फ्रॉड है ना, किसी को के साथ ऑनलाइन कोई भी फ्रॉड करना, ये क्या साइबर क्राइम है। अब एक्चुअल में क्या है ना, पूरा वर्ल्ड साइबर क्राइम से त्रस्त है, मतलब साइबर क्राइम से पूरा वर्ल्ड परेशान है। लेकिन प्रॉब्लम यह आता है कि इसके लिए कोई भी एक कानूनी रूप से बाध्यकारी इंटरनेशनल कोई भी लॉ नहीं था अभी तक। तो 2024 में हनोई कन्वेंशन को अपनाया गया। वियतनाम के हनोई में एक बैठक हुई थी यूनाइटेड नेशन पार्टीज की, तो वहां पर हनोई कन्वेंशन को अपनाया गया। 24 दिसंबर 2024 को इसे अडॉप्ट किया गया। तो 24 दिसंबर को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट साइबर क्राइम। यह हनोई कन्वेंशन की याद में ही शुरू किया गया। ओके, तो हनोई कन्वेंशन बात करेंगे अभी हम इसकी। पहले हम थीम देख लेते हैं डे की। तो काउंटरिंग साइबर क्राइम, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्योरिंग आवर फ्यूचर, ये थीम रखी गई है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट साइबर क्राइम की। तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है हनोई कन्वेंशन की याद में, दुनिया की पहली ऐसी ग्लोबल ट्रीटी जो कि साइबर क्राइम पर लॉ मेकिंग को बाध्यकारी करती है कि भाई हर देश को साइबर क्राइम पर लॉ बनाने पड़ेंगे, कानून बनाना पड़ेगा। ये लीगली बाइंडिंग है, मतलब अगर कोई देश साइबर क्राइम पर लॉ नहीं बनाता है तो फिर उससे सजा दी जा सकती है इंटरनेशनल कोर्ट में, है ना। साइबर क्राइम को कम करना ऑब्वियसली इसका उद्देश्य है ना। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम इसका पूरा नाम है, हनोई कन्वेंशन का। वियतनाम के हनोई में यह कन्वेंशन हुआ था। 24 दिसंबर 2024 को अडॉप्ट किया गया और फाइनली साइन किया गया था इसी साल 25 अक्टूबर 2025 में। तो हनोई कन्वेंशन की याद में मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट साइबर क्राइम हर साल 24 दिसंबर को। एक 26 दिसंबर का और ले लेते हैं हम आज के दिन का। 26 दिसंबर को इंडिया में मनाया जाता है वीर बाल दिवस। गुरु गोविंद सिंह जो कि सिख धर्म के 10वें गुरु थे, इनके दो बेटे जिनका नाम है बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, इनको जो मुगल शासक था औरंगजेब, इसने 1705 में मरवा दिया था। तो जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था मुस्लिम धर्म अडॉप्ट न करने के कारण। तो मुगल शासक औरंगजेब ने 1705 में हत्या की थी जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की। ये दोनों ही गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे, सिख धर्म के 10वें गुरु। तो इनके सम्मान में, इनकी याद में वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एसएससी में यह 2-3 बार पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा। 2025 एशियन यूथ पैरा गेम्स की फाइनल मेडल टेली में भारत की क्या रैंक रही है? एशियन यूथ पैरा गेम्स आयोजन किया गया था दुबई में और इसकी मेडल टेली में इंडिया 7वें प्लेस पर रहा है, 7वें स्थान पर। पूरी डिटेल देख लेते हैं। तो 2025 का ये एशियन यूथ पैरा गेम्स है, आयोजन यूएई के दुबई में किया गया। अब इंडिया ने इसमें अब तक का इंडिया का सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया है और ऑल ओवर मेडल टेली में इंडिया को 7वें प्लेस पर रखा गया। इंडिया को टोटल 102 मेडल मिले। 102 मेडल इंडिया के प्लेयर्स ने यहां पर जीते, जिसमें से 36 गोल्ड थे, 28 सिल्वर थे और 38 ब्रॉन्ज मेडल थे। अब यहां पर मैं आपको एक चीज पहले ही बता देता हूं कि एक जो दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल है उसकी साइट पर इंडिया की रैंक शो हो रही है 4थी और इंडिया के मेडल बताए जा रहे हैं ऑल ओवर 110। तो एक वो दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल की एक साइट है जिसपे बताया जा रहा है और बाकी हर जगह पर मेंशन यही किया जा रहा है कि हमारी 7वीं रैंक है और 102 मेडल इंडिया ने जीते हैं। तो हमने इस डेटा को कलेक्ट किया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो अगर कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता देता हूं। तो फाइनल मेडल टेली में इंडिया का 7वां स्थान रहा। हमने 102 मेडल जीते एशियन यूथ पैरा गेम्स में और आयोजन किया गया दुबई में। पहले स्थान पर उज्बेकिस्तान रहा 197 मेडल के साथ, सेकंड पर ईरान 262 मेडल और थर्ड पर रहा जापान 77 मेडल के साथ। ये हो गए टॉप 3 कंट्रीज। एशियन यूथ पैरा गेम्स एशिया में आयोजित होने वाला एक कंपटीशन है। पैरा
खिलाड़ी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं गेम्स में, है ना। पैरा एथलीट्स के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता है। हर 4 साल में यह आयोजित होती है। शुरुआत किया गया था 2009 में, और 2009 में जापान के टोक्यो में यह पहली बार आयोजित किया गया था। और ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? एशिया पैरालंपिक कमेटी इसका आयोजन करवाती है। तो 2025 में कहां आयोजित किया गया? दुबई में, है ना। मेडल टेली में इंडिया की कितने मेडल है? 102, और प्लेस 7वां। पहले पर कौन? पहले पर है उज्बेकिस्तान। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था, याद रखिएगा। ऑफर ऑफ द डे में ईयर एंड सेल आप सभी के लिए कंटिन्यू है ना। 31 दिसंबर तक आपके लिए कंटिन्यू रहेगी। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर सभी कोर्सेस आपको अभी काफी अफोर्डेबल प्राइस में देखने को मिल जाएंगे। यहां पर मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बता देता हूं। काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट की सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री आपको कवर करवाया गया है काफी अफोर्डेबल प्राइस में। यह भी आपको मिल जाएगा ईयर के सबसे लोएस्ट प्राइस में, यह भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करो, डायरेक्ट इसे आप अवेल कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई भी क्वेरी है, तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है इंडियन हिस्ट्री की, वहां से आप इसे ज्वाइन कीजिए, सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री की, वहां से आप इसे ज्वाइन कीजिए और चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को, है ना। ईयर एंड सेल चल रही है तो फायदा उठाइए। तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आ जाए। विश्व में प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? धनु यात्रा महोत्सव यह मनाया जाता है भारत के ओडिशा राज्य में। ओडिशा राज्य में धनु यात्रा की जब हम बात करते हैं ना, तो ये 11 दिन तक चलती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 11 दिन तक इसका आयोजन किया जाता है धनु यात्रा का। 2025 में इसकी शुरुआत अभी 24 दिसंबर को हुई है। 11 दिन तक यह फेस्टिवल ओडिशा के बारगढ़ में आयोजित किया जाएगा। अब यहां पर यह इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है, धनु यात्रा एक सवारी जैसा, यात्रा जैसी निकाली जाती है। पता है आपको, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है, रंगमंच, जहां पर नाटक दिखाए जाते हैं ना, तो ये ओपन एयर रंगमंच है। मतलब किसी स्टेज पर, किसी ऑडिटोरियम में नहीं हो रहा है, बाहर हो रहा है, खुले मैदान में बोल लो आप इसको। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर इसे कहा जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दर्ज किया जा चुका है ना। यहां पर एक्चुअल में क्या होता है, जो रंगमंच पर नाटक दिखाया जाता है ना, भगवान श्री कृष्ण, है ना, और कंस के मध्य में जो युद्ध हुआ था, जो वार्तालाप या संवाद है, उनकी कहानी को इस धनु यात्रा में दिखाया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है धनु यात्रा। एक कल्चरल फेस्टिवल है, उड़ीसा में 11 दिन तक आयोजित किया जाता है। और भारत में डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ने 2014 में इसे नेशनल लेवल फेस्टिवल घोषित किया था, धनु यात्रा को। पौष महीने की शुक्ल चतुर्थी को शुरू होता है और पौष महीने की जो पूर्णिमा होती है वहां तक इसका आयोजन किया जाता है। अब देखिए, अदर स्टेट जहां पर काफी अलग अलग फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं, अगर उन पर नजर डालें तो तमिलनाडु में पोंगल, थाईपुसम और नत्यांजलि फेस्टिवल, इनका आयोजन किया जाता है। तेलंगाना में आते हैं तो बोनालू और बथुकम्मा फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। वैसे बथुकम्मा फेस्टिवल आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में आयोजित होता है। त्रिपुरा में बहुत ही फेमस है खारची पूजा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा सबसे फेमस है, नवरात्रि। और उत्तराखंड में गंगा दशहरे का आयोजन किया जाता है। तो ये अदर फेस्टिवल है। हमारा क्वेश्चन धनु यात्रा से था, तो वो कहां मनाया जाता है? ओडिशा राज्य में। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। न्यू बैलेंस ने किसे अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? न्यू बैलेंस एक क्लोथिंग ब्रांड है ना, शूज बनाती है, कपड़े बनाती है, और इसके अलावा जो क्रिकेट के बैट होते हैं ना, उसका भी निर्माण करती है न्यू बैलेंस। तो इसने हाल ही में अपना नया इंडियन ब्रांड एम्बेसडर, पहला इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बनाया है फिल्म अभिनेत्री जाह्नवी कपूर को। पहला इंडियन ब्रांड एम्बेसडर है जाह्नवी कपूर। ओके, किसका? तो ये कंपनी है कौन सी? न्यू बैलेंस कंपनी। न्यू बैलेंस कंपनी वैसे अमेरिकी कंपनी है, क्लोथिंग ब्रांड है या फुटवियर ब्रांड है। 1906 में इसकी स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर है इसका यूएसए में। यूएसए का बोस्टन जो एरिया है वहां पर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। जाह्नवी कपूर मुंबई से आती है और एक्ट्रेस है, तो मूवीज देखी होगी, वैसे कम ही आई है पर ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। रिसेंटली जो ब्रांड एम्बेसडर 2025 में बने, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो
परप्लेक्सिटी जो एआई है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। हरमनप्रीत कौर पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर। शेफाली वर्मा हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की ब्रांड एम्बेसडर है। रोहित शर्मा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो कि 2026 में आयोजित किया जा रहा है उसके ब्रांड एम्बेसडर है। अचंत शरद कमल 28th एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर थे। और सानिया मिर्जा एलन सोली की ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी एक क्लोथिंग ब्रांड है। पहली बार आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के मैस्कॉट का नाम क्या है? पहली चीज तो ये कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स पहली बार ही आयोजित किए जाने वाले हैं, 2026 में आयोजित होंगे। इसका मैस्कॉट बनाया गया है आदिवीर, सॉरी मोरवीर। क्या बनाया गया है? मोरवीर। देखिए यहां पर मोरवीर का मतलब देखना पड़ेगा। मोर का मतलब है मेरा, और वीर यहां पर साहस या वीरता को डिफाइन करता है। तो मोरवीर एक मैस्कॉट बनाया गया है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में आयोजित किए जाने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, और ये पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा नेक्स्ट ईयर फरवरी मंथ में, 14 फरवरी से ये शुरू होंगे और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इनका आयोजन किया जाएगा। ट्राइबल एरियाज में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना ताकि जो ट्राइब से वो भी खेलों से जुड़े, उनका भी विकास हो, यह उद्देश्य है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स को आयोजित किए जाने का। मैस्कॉट क्या घोषित किया गया? मोरवीर इसका मैस्कॉट बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में आयोजन होने वाला है, मोरवीर मैस्कॉट है। 7 गेम्स यहां पर खेले जाएंगे, जैसे आर्चरी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, और ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में पहली बार होंगे। अभी कुछ समय पहले ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था। ये लास्ट मंथ 24 नवंबर को शुरू हुए थे और 5 दिसंबर तक ये आयोजित हुए थे राजस्थान के अलग अलग शहरों में। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से 5वां एडिशन था, क्योंकि 2020 में ये शुरू हो चुके थे, तो 5वां एडिशन राजस्थान में आयोजित किया गया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टोटल 67 मेडल जीती थी और पहले स्थान पर रही थी मेडल टेली में। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की दूसरे स्थान पर, और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की तीसरे स्थान पर थी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। हमने बात की है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की, तो पहली बार 2026 में होंगे छत्तीसगढ़ में। मैस्कॉट कौन? मोरवीर। भारत के वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, यह पुस्तक का नाम है। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, इस पुस्तक को लॉन्च किया है भारत के वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने। यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस बुक को लिखा है वसुदेव देवनानी ने। वसुदेव देवनानी की बात करें ना, राजस्थान से आते हैं और राजस्थान विधानसभा के स्पीकर हैं, अध्यक्ष विधानसभा के। तो वसुदेव देवनानी ने भारत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से प्रेरित होकर एक बुक को लिखा है, जिसे भारत के वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने लॉन्च किया है। बुक का नाम क्या है? सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, इस बुक का नाम है। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनकी जो विचारधारा थी, जो इंडियन कल्चर के बारे में, इन सब के बारे में इस बुक में बताया है वासुदेव देवनानी ने। राजस्थान से आते हैं, पॉलिटिशियन और ऑथर है, बीजेपी के हैं, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है राजस्थान में। तो ये राजस्थान की जो विधानसभा है उसके 8वें अध्यक्ष है। ठीक है, और ये तो हो गई इनकी बुक। इसके अलावा एक और बुक को रिलीज किया गया है कुछ समय पहले ही, इसको भी याद रखिएगा, द ग्रेट सेंसेशंस हैक, इस बुक का पूरा नाम है द ग्रेट सेंसेशंस हैक, व्हाई इकोनॉमी सेंसेशंस डोंट वर्क द वे वी एक्सपेक्ट, ये बुक का नाम है और इससे लिखा है उर्जित पटेल ने। यहां पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि उर्जित पटेल भारत के आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, तो इनकी बुक को भी हाल ही में लॉन्च किया गया। उर्जित पटेल केन्या में जन्मे इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, डिप्टी गवर्नर रहे हैं आरबीआई के 2013 से 2016 तक, और फिर आरबीआई के 24वें गवर्नर बने थे 2016 से 2018 तक। इसके अलावा करंटली इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में उर्जित पटेल कार्यरत थे 1 सितंबर 2025 से। तो इनकी बुक भी लॉन्च की गई है, इसे भी याद रखिएगा। रेल विकास निगम लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बनाए गए? रेल विकास लिमिटेड, इसके नए चेयरमैन बने हैं सलीम अहमद। कौन बने? सलीम अहमद। ठीक है,
रेल विकास निगम लिमिटेड का काम क्या है? पहला तो ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, एक पीएसयू है गवर्नमेंट की, रेलवे कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम करती है। ऑल ओवर रेलवे के पार्ट्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जैसे स्टेशन वगैरह, ये काम है रेल विकास निगम लिमिटेड का। तो इसके नए चेयरमैन हाल ही में सलीम अहमद को बनाया गया है ना। साथ ही साथ एमडी भी सलीम अहमद ही बनाए गए हैं, सलीम अहमद। इस पद पर अभी तक सुकमल चंद्र जैन थे, इनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो इस कार्यकाल पर अब आएंगे सलीम अहमद। आरवीएनएल नाम सुना होगा आपने शॉर्ट में, रेल विकास निगम लिमिटेड, इसके अध्यक्ष। आरवीएनएल की स्थापना 2003 में की गई थी। नवरत्न कंपनी है इंडिया की, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत यह कार्य करती। नए चेयरमैन सलीम अहमद। ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव का क्या नाम है? ओडिशा राज्य में पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनाई गई है अनु गर्ग। किसी भी राज्य में देखिए चीफ सेक्रेटरी की बात करते हैं ना, तो जो प्रशासनिक लॉबी होती है उसका हेड राज्य में चीफ सेक्रेटरी होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो सीएम होते हैं ना, उनके चीफ एडवाइजर के रूप में काम करता है चीफ सेक्रेटरी, या फिर सीएम जो कैबिनेट होती है स्टेट की, उसके चीफ एडवाइजर के रूप में काम करता है चीफ सेक्रेटरी। इसके अलावा जो जितने भी मंत्री, कैबिनेट के जितने भी मंत्री और जो सीएम है, उनके बीच में एक ब्रिज की तरह भी काम करता है, दोनों के बीच में एक लिंक की तरह भी ये काम करता है। कुछ भी होता है तो ये कैबिनेट से बात करता है, सीएम का पक्ष रखता है। तो इस तरीके से चीफ सेक्रेटरी जो प्रशासन होता है राज्य का मूल रूप से, उसका हेड होता है। इस पद पर ओडिशा में पहली बार एक महिला को नियुक्त किया जा रहा है मुख्य सचिव के रूप में, यह है अनु गर्ग। ओके, अभी तक इस पद पर मनोज आहूजा हैं, इनको रिप्लेस किया है अनु गर्ग ने। मनोज आहूजा का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा और 1 जनवरी से ज्वाइन कर लेगी अनु गर्ग ओडिशा की चीफ सेक्रेटरी के रूप में। अनु गर्ग ओडिशा कैडर की 1991 बैच की आईएएस ऑफिसर है, 1991 बैच की, ठीक है ना। ओडिशा की पहली महिला डेवलपमेंट कमिश्नर के रूप में इन्होंने काम किया और अदर काफी सारे काम किए, समाज सेवा से भी जुड़ी रही है। तो फिर आईएएस ऑफिसर तो है ये, तो अनु गर्ग को बनाया गया ओडिशा की चीफ सेक्रेटरी, पहली महिला चीफ सेक्रेटरी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब लॉन्च किया गया था? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण से संबंधित यह योजना 25 दिसंबर सन 2000 को लॉन्च की गई थी पहली बार। अभी इस योजना का 4th फेज चल रहा है इंडिया में। 25 दिसंबर सन 2000 को लॉन्च की गई थी, है ना। तो 25 दिसंबर को, कल के दिन, इसकी 25वीं एनिवर्सरी मनाई गई है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, 25 दिसंबर सन 2000 को लॉन्च की गई। इंडिया के रूरल एरिया में रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। और अभी जो बजट आया था 2025 का, उसमें 2025-26 के लिए 19,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को, है ना। तो इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया जाता है। ऐसे गांव जहां की आबादी 500 या उससे ज्यादा, तो ऐसे गांवों को मुख्य सड़क जो हाईवेज होते हैं ना, उनसे जोड़ना, तो ग्रामीण सड़क का निर्माण करना। और अगर ऐसे क्षेत्र जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, हिमालयन एरियाज हैं, डेजर्ट है, या फिर ट्राइबल एरियाज है, तो वहां पर अगर किसी गांव की पॉपुलेशन 250 या उससे ज्यादा है, तो ऐसे गांव को भी मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ा जा रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। तो उत्तर पूर्वी और हिमालयन राज्य में क्या होता है कि केंद्र सरकार 90% बियर करती है, सेंट्रल का योगदान होता है 90% और 10% राज्य सरकार का होता है। अदर राज्यों में केंद्र का होता है 60% और स्टेट का जो अनुदान होता है वो 40% का होता है। मतलब जो पैसा लगेगा 60% सेंट्रल देगी और 40% स्टेट देगा। तो इस तरीके से ये फंडिंग पैटर्न है। तो चौथा फेज चल रहा है। पहला फेज 25 दिसंबर सन 2000 को। ओके, देखिए सड़कों का निर्माण का डेटा मैं आपको नहीं बता रहा हूं, फिर भी मोटे तौर पर यहां पर मैंने आपको मेंशन कर दिया। इनको एक बार आप नोट्स ले लेना, जो पीडीएफ है वहां से देख लीजिएगा। सेकेंड फेज शुरू हुआ था 2013 में। थर्ड फेज आता है 2019 में।
ओके। और अब फोर्थ फेज जो है 2024 से 2029 तक आयोजित किया जा रहा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आपको पता है जो चौथा फेज आया है 2024 से 2029 के बीच का, इसके लिए केंद्र सरकार ने 70,125 करोड़ रुपए आवंटित किए। तो ये अभी चल रहा है और ये इसकी बजट है 2029 तक की। समझ में आया? सिंपल था और इंपॉर्टेंट था, याद रखना, ठीक है। तो 26 दिसंबर के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट डे के करंट अफेयर को अब हम कर लेते हैं रिवाइज। देखें, विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया। विनोद कुमार शुक्ल किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। भारत में हर साल राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 दिसंबर, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। चक्रवात डिटवा से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए भारत ने किस देश को 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो यह हो जाएगा श्रीलंका। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने माय आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है उदय माहुरकर को। दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया है? तो यह है न्यूजीलैंड के साथ में। चर्चित पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम, जिसे कहा जाता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 1996 में। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? प्रकाश राज। ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है एसजी पाइपर्स ने। भारतीय तटरक्षक बल ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई प्रदूषण नियंत्रण पोत को कमीशन किया है। इस जहाज का नाम क्या है? तो इसे नाम दिया गया समुद्र प्रताप। चर्चित शब्द गोस्ट पेयरिंग किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है साइबर फ्रॉड से। ओके, तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के जो हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे थे उनका आंसर देख लेते हैं। तो हाईली गुब्बी वोल्केनो, ये इथोपिया में है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 48 टीमें पार्टिसिपेट करेगी वर्ल्ड की। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 38 और 2 सीटें आवंटित है। अनुसूचित जाति 38 और अनुसूचित जनजाति 2। ओके, ये क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, मानव शरीर में यूरिया कहां बनता है? किस पुस्तक ने बुकर प्राइज 2025 जीता है? और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये तीनों क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को, क्रेजी जीके ट्रिक को, वहां पर डेली करंट अफेयर की पीडीएफ ले लीजिए, काम आएगी आपके। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।